हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम चैप्टर 11 शुरू करते हैं। फ्रेंड्स ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो मैं अगर ये आज कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 11 है जंतुओं और पादप में परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, या फिर यहाँ पर हम किस चीज़ का के बारे में जानेंगे, तो हमारे बॉडी में मतलब ब्लड का या फिर और अन्य पदार्थ हैं उनका सर्कुलेशन किस प्रकार होता है। ओके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है हमको इसमें। परिवहन मतलब परिवहन तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए भोजन और जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। और इन्हें सभी पदार्थों को मतलब ये जो पदार्थ है हमारे शरीर में उनको एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे अंग होते हैं जिनके मतलब हमारे जो अलग अलग अंग हैं उन तक पहुंचाना होता है इन सब भोज्य पदार्थों को, है ना। साथ ही साथ जो जीव जंतु हैं उनके शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं उनका परिवहन भी उस स्थान तक किया जाता है जहाँ पर से उनको बाहर निकाला जा सके। तो क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे हो पाता है? तो चलिए देखते हैं। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी बड़ा है इसलिए, फिर भी आप देख लीजिए। ये जो डार्क दिख रहे हैं आपको, पेन कहाँ गया, सॉरी, ये जो डार्क कलर में दिख रहे हैं ये वेन्स हैं, और ये जो थोड़ा लाइट कलर में दिख रहा है वो क्या है? आर्टरी है, मतलब धमनी और शिराएं। इसको जो डार्क कलर में हुआ है शिरा है, और जबकि जो लाइट कलर में दिख रही है वो धमनी है। ओके, और इसका जाल हमारे पूरे बॉडी में बिछा होता है। ठीक है, तो हमें इसके ये सब पढ़ना नहीं है अभी, सिर्फ इसका आउटलाइन बस देखना है। बाहरी स्ट्रक्चर क्या है इसका सिर्फ वही देखना है। ओके, तो ये हमारे पूरे शरीर में इसका जाल बिछा होता है, देख रहे हो आप, पैर से लेके सिर तक की। और इसी के द्वारा हमारा ब्लड क्या है पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। यहाँ से दिमाग से लेके पूरा पैर के जो उंगलियां हैं वहाँ तक की, यहाँ हाथ से लेके ये हृदय है हमारा, देख रहे हो ये हार्ट। तो हमारे शरीर में जो हार्ट है और ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं यही मिलकर क्या बनाती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स आज हम परिसंचरण तंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। ओके फ्रेंड्स, परिसंचरण तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मुख्य ऑर्गन क्या है हमारे शरीर में? हार्ट, और ये जो ब्लड कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स हैं यही मिलकर हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा 11.1 है परिसंचरण तंत्र। फ्रेंड्स इसके अंदर परिसंचरण तंत्र तो मैं आपको डायग्राम में दिखा दी। अब हम पढ़ेंगे रक्त मतलब ब्लड। ओके, तो फ्रेंड्स कभी आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है? तो ब्लड निकलने लगता है। लेकिन ये ब्लड है क्या चीज़? चलो हम ब्लड के बारे में जानते हैं कि ब्लड है क्या चीज़ वास्तव में। तो ब्लड वह तरल पदार्थ या द्रव है जो हमारे रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में प्रवाहित होता है, फ्लो होता है जिसका सॉरी। और ये जो बचे हुए भोजन है इसको छोटी आंत से हमारे शरीर के अन्य भागों तक लेकर जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी मतलब ब्लड से ही शरीर के सभी कोशिकाओं तक ले जाया जाता है। तो जो रक्त है हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है ना सॉरी। तो ये जो रक्त है वो विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार से ले जाता है इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स रक्त एक द्रव है या रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। ठीक है, क्या है? रक्त एक द्रव है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, कैसी कोशिकाएं होती हैं हम आगे जानेंगे। ओके, तो
पचित भोजन को क्षुद्रांत से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। मतलब ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर में जो छोटी आंत में भोजन पचता है उसका अवशोषण होता है और उससे शरीर के अनेक जो जितने भी भाग हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, छोटी से छोटी कोशिकाएं हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेकर जाता है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन को ये छोटी जो कोशिकाएं हैं उन तक लेके जाता है और वहाँ के जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है उसको फिर से फेफड़ों तक शुद्धिकरण के लिए लेकर आता है। ओके। तो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको निकालने का काम भी ब्लड के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि ब्लड के घटक कौन कौन से हैं। जैसे हम क्लास 6 के चैप्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं। घटक मतलब हर चीज़, कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक मटेरियल है, उसके वो छोटे छोटे घटकों से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं ब्लड किन किन घटकों से मिलकर बना है। तो ब्लड जो है उसका तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ओके। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि ब्लड में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो प्लाज्मा होता है। ओके। तो आपको बताना है कि प्लाज्मा कितने % तक होता है हमारे ब्लड में। ओके। तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसीज होती हैं जिनमें लाल वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो रक्त में एक प्रकार की कोशिका होती है जो कि लाल रक्त कोशिका कहलाती है और इन्हीं में एक पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। और आप लोग जानते हो कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड कैसा होता है, लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अपने साथ मतलब ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है। क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के साथ इसकी बंधुता बहुत अधिक होती है, इसकी कनेक्टिविटी जो है ऑक्सीजन के साथ काफ़ी अच्छी है, इसीलिए ये ऑक्सीजन को एक अंग से दूसरे अंग तक लेकर जाता है और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। मतलब जितने भी शरीर की कोशिकाएं हैं उन तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की जो सभी कोशिकाएं हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कोशिकाओं में। और आप लोग जानते हो कि ऑक्सीजन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है ना। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारा रक्त जो है लाल होता है। ओके। और रक्त में और कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि रक्त में अन्य कोशिकाएं जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBCs कहते हैं। ओके। तो ये जो WBCs हैं वो क्या करती हैं हमारे शरीर में? तो ये कोशिकाएं हमारे शरीर में जो रोगाणु मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह पहुंच जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करती हैं। मतलब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज यहीं पर बनते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड्स, रक्त में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स थक्का बनाने में सहायक होते हैं। आपको कभी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर वहाँ पर ब्लड बहता है, फिर कुछ देर बाद वहाँ पर अपने आप ब्लड जो है जम जाता है ना, और जो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है? क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। ठीक है, जिसको पट्टिकाणु बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, देख रहे हो आप पट्टिकाणु, ये प्लेटलेट्स को ही पट्टिकाणु बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड का थक्का जमाने में सहायक होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे ब्लड में हिपेरिन नाम का एक तत्व होता है जो कि एक प्रोटीन है। तो ये क्या करती है? ये हमारे ब्लड को जमने से रोकती है। ओके, हमारे ब्लड की कैपिलरीज है वहाँ पर जमने के लिए रोकती है। इसी के कारण हमारा ब्लड शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँच पाता है, नहीं तो उसका भी थक्का बन जाता। ओके। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ क्या होती हैं? हमारे शरीर में अनेक प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती हैं जो कि रक्त को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हो कि हम जब अंतःश्वसन मतलब सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति हमारे फेफड़ों में होती है। हमारे फेफड़े ऑक्सीजन से भर जाते हैं और रक्त में मतलब ब्लड में इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के सभी भागों में होता है ना। तो मतलब साथ ही जो ब्लड है वो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको लेकर जाता है। तो इस जो रक्त है
को वापस हृदय में लाया जाता है, मतलब पंपिंग के लिए हार्ट में लेके आया जाता है, जहाँ से यह फेफड़ों में जाता है। ओके, तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था, है ना। तो इस प्रकार से शरीर में 2 प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और शिरा। चलिए आगे देखते हैं धमनी और शिरा के बारे में। धमनियाँ क्या होती हैं? फ्रेंड्स देखते हैं धमनियाँ। हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। इनकी भित्तियाँ मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो हृदय से मतलब हमारे हार्ट से ऑक्सीजन से भरा हुआ जो रक्त है, मतलब शुद्ध रक्त है, उसको शरीर के सभी भागों में कौन लेकर जाता है? तो ये धमनियाँ लेकर जाती हैं। और क्योंकि रक्त प्रवाह इनमें बहुत तेज़ी से होता है, इसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ होता है, इसलिए इस पर दाब भी अधिक होता है ना। और ये जो धमनियाँ हैं उनकी भित्ति मतलब इसकी दीवार जो है मोटी और प्रत्यास्थ होती है, मतलब लचीली होती है। ठीक है, प्रत्यास्थ मतलब लचीली। ओके, धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण स्पंदन नाड़ी स्पंदन कहलाता है। फ्रेंड्स आप अपने लेफ्ट हैंड की जो कलाई है उस पर अपने राइट हैंड को इस तरह से रखिए, ऐसे करके। तो आप थोड़ी देर अगर ऐसे करके रखोगे तो आप वहाँ पर महसूस कर सकते हो कि आपकी नाड़ी जो है लब डब लब लब ऐसे कर रही है ना। तो ये जो जैसे हमारा हार्ट करता है उसी तरह से यहाँ पर भी हमें मतलब हम महसूस कर सकते हैं। तो ये किस लिए होता है? फ्रेंड्स हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका फ्लो रेगुलरली होता रहता है, मतलब हमारे शरीर में धमनियों में रक्त का प्रवाह निरंतर होते रहता है, जिसके कारण ये जो हमारे शरीर में हम उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने ये जो हमारी जो नाड़ी है इसी को हम नाड़ी बोलते हैं, जो हमारे हाथ में कलाई में यहाँ पर है उसको ही नाड़ी बोला जाता है। ठीक है, और इसी को नाड़ी स्पंदन बोलते हैं। जो ये यहाँ पर महसूस हो रही है हमको, यही नाड़ी स्पंदन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमको धक धक महसूस होती है। फ्रेंड्स अगर हम अपने गले के अगल बगल में ऐसे हाथ लगा के छुएं तो हमको यहाँ पर भी धक धक महसूस होती है। तो ये क्या हुआ? तो ये मतलब यही स्पंदन कहलाता है। ठीक है, और ये जो धमनियों में प्रवाहित हो रहे ब्लड है उसके कारण से होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप अपने हाथ को इस तरह से करके देखिए और गिनिए कि 1 मिनट में ये कितनी होती है, मतलब ये स्पंदन की दर कहलाती है। मतलब 1 मिनट में हमारी जो नाड़ी है वहाँ पर हमको जितनी धक धक सुनाई देगी, मतलब धक धक महसूस होगी, ये सुन तो नहीं सकते इसको, तो वो क्या कहलाएगी? वही हमारी स्पंदन दर कहलाएगी। फ्रेंड्स धमनियों, ये तो मैंने पढ़ लिया, प्रति मिनट स्पंदनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। ओके, और ये मान लो कोई वयस्क व्यक्ति है या जो स्वस्थ हो पूरी तरह से, तो उसकी स्पंदन दर कितनी होगी? तो उसकी स्पंदन दर 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट, मतलब ये जो धक धक जो हो रही है वो 72 से 80 मिनट तक की होगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम कहीं से दौड़ते हुए आते हैं या फिर दौड़ा भागी वाली काम करते हैं तो ये जो स्पंदन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। या कभी कभी हमें बुखार आती है, हमको बुखार हो जाता है, तो इस नाड़ी को अगर छुओगे तो स्पंदन दर उस समय बहुत बढ़ जाती है। डॉक्टर अगर हाथ को छुए तो आपका पता लगा सकते हैं। पहले के जो डॉक्टर हैं वो नाड़ी को छूकर ही पता लगाते थे, मतलब जो वैद्य वगैरह थे वो। ठीक है, तो वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध, चलिए मैं शिरा के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हो गया, धमनी के बारे में पढ़ लिया हम। अब हम शिरा के बारे में पढ़ेंगे कि शिराएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में लेकर आती। फ्रेंड्स हमारे जो हार्ट है वहाँ से मतलब जो शुद्ध रक्त है उसको धमनियाँ पूरे शरीर में लेकर जाती हैं, लेकिन हमारे जो पूरे शरीर है वहाँ से अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर आती है? हृदय में। ये शिराएं ही लेकर आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जो शिराएं हैं वो अशुद्ध रक्त का संवहन करती हैं, मतलब अशुद्ध रक्त को एक पूरे बॉडी से हार्ट में लेकर आती हैं। ठीक है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब स्पंदन दर मतलब ब्लड का फ्लो है वो कम होता है, इसलिए इसकी भित्ति भी पतली होती है, जबकि धमनी की भित्ति मोटी होती थी। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी अधिक होता है, इसलिए धमनी की भित्ति जो है मोटी होती है। भित्ति मतलब दीवार। ओके। शिराओं में वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो शिराएं हैं उनमें वाल्व होते हैं, वाल्व की संरचना होती है जो कि रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, उसको वापस, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी इधर उधर बह रही है, वैसे नहीं होता। इसका भी एक मतलब एक नियम है, समझो कि जो शिराओं में रक्त बह रहा है वो सिर्फ हृदय की ओर ही प्रवाहित होगा। ओके। धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित हो जाती हैं और ऊतकों में पहुंचकर पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो धमनी है ये आगे डायग्राम में देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके। विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं। ये डायग्राम देख लीजिए आप, इसमें समझ में आएगा। ये हृदय है और ये हमारे फेफड़े मतलब लंग्स हैं। ये हार्ट है और ये आप जो देख रहे हो यही शिरा है और ये धमनी है। ओके। और ये जो शिरा और धमनी है ये यहाँ पर छोटे छोटे कैपिलरीज में विभाजित हो गई हैं, इन्हीं को केशिकाएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फेफड़े से फुफ्फुस शिरा और यहाँ पर फुफ्फुस धमनी लिखा हुआ है, मतलब पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त होता है जो कि फेफड़ों से ब्लड को लेकर मतलब हार्ट में आता है। ओके। और जो फुफ्फुस धमनी है इसमें अशुद्ध रक्त होता है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है जो कि हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लेके जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आया आपको? तो ये है परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र। चलिए अब आगे देखते हैं। फुफ्फुस धमनी हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को फेफड़ों में ले जाता है और फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय में लेकर आती है। ओके। अब हम जानेंगे हृदय के बारे में। हृदय मतलब हार्ट। हार्ट कैसा होता है और इसकी क्रियाविधि क्या होती है ये जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और यह निरंतर धड़कते रहता है। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और यह निरंतर धड़कते रहता है। फ्रेंड्स, आपने कोई ऐसी मशीन देखी है या ऐसा पंप देखा है जो वर्षों तक बिना रुके, बिना बिगड़े या बिना खराब हुए लगातार चलते रहती है? तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है ना। मतलब मानव ने आज तक ऐसा कोई पंप नहीं बनाया है जो कि निरंतर चलता रहे। फिर भी देखिए हमारा हृदय जो है जीवन पर्यंत, मतलब जब से हम पैदा होते हैं, जब से पैदा होते नहीं, जब से हम माँ के गर्भ में होते हैं तो तीसरे महीने से ही हमारी धड़कन शुरू हो जाती है। और इसको किससे सुना जाता है? तो जो सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराया जाता है उससे बच्चों की धड़कन जो है वो सुनी जा सकती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब से हम माँ के गर्भ में होते हैं तब से जब तक हम जीवित रहते हैं, मतलब हमारी धड़कन बंद हो गई उस दिन तो हम गए, डेड हो गए, है ना। तो जब तक हमारी धड़कन चलते रहती है तब तक हम जीवित कहलाते हैं। ओके। और जिस दिन हमारी धड़कन बंद हो गई उस दिन हम क्या हैं? तो हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा मतलब जो हमारी फेफड़े हैं उसके अंदर जो लंग्स के बगल साइड में हमारा हृदय होता है, वक्ष गुहा बोलते हैं जिसको, वहाँ पर स्थित होता है। ठीक है। और इसका निचला थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है, हम डायग्राम में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स,
आप अपनी मुट्ठी बना लीजिए और मतलब महसूस कीजिए। तो हमारी मुट्ठी जितनी बड़ी होगी हमारा हार्ट लगभग उसी साइज का होता है, ठीक है। मतलब हमारा हार्ट जो है वो मुट्ठी के बराबर का होता है। ओके, यहाँ पर लिखा है माप लगभग मुट्ठी के बराबर का होता है। अब देखते हैं कि इसके मतलब क्या क्या इसके चैम्बर्स क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार से है। फ्रेंड्स, अगर हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त है तो वो आपस में मिल जाए तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है, ठीक है। तो इसकी जो ऊपरी 2 चैम्बर हैं उसको क्या बोला जाता है, तो ऊपरी 2 चैम्बर हैं उसको आलिंद बोला जाता है। आलिंद मतलब आर्टरी, ऑरिकल बोला जाता है, ऑरिकल बोला जाता है। चलिए ये पढ़ लेते हैं। 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं। आलिंद मतलब ऑरिकल। ये जो आप देख रहे हो ये वाला भाग, ये हार्ट का चित्र है, दिखाई दे रहा है आपको, हार्ट का डायग्राम है। तो ये जो देख रहे हो ये ऊपरी ऑरिकल है और ये मतलब ये दायां ऑरिकल, ये बायां ऑरिकल, मतलब आलिंद बोलते हैं जिसको। ये राइट है और ये लेफ्ट है, ओके। अब निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों भाग, ये बायां निलय और ये दायां निलय, मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख रहे हो ये महाधमनी और ये महाशिरा, मतलब आर्टरी और वेन्स। ये क्या है, फुफ्फुस धमनी और ये फुफ्फुस शिरा। हमने ऊपर पढ़ा फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त। तो ये कहाँ जाके मिलते हैं, तो ये यहाँ से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लेके जाते हैं जिसको फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है। और ये जो फुफ्फुस शिरा है, ये जो यहाँ पर खुल रही है आप देख रहे हो, ये यहाँ से जाकर यहाँ पर खुल रही है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आता है, ठीक है। और कक्षों के बीच में दीवार होती है, ये आप जो देख रहे हो ये एक दीवार है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है वाल्व है, ये दोनों वाल्व है यहाँ पर, मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखने के लिए ये जो वाल्व है वो होता है, ठीक है। तो इसके खुलने और बंद होने से ही हमारे शरीर में ब्लड का परिवहन होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये मानव हृदय काट। चलिए आगे देखते हैं। हृदय स्पंदन। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हृदय स्पंदन क्या है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। इसके लय, बद्ध, संकुचन और विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हृदय की जो कक्ष है, मतलब जो चैम्बर्स हैं, वो भित्तियों की बनी होती है। भित्ति जो है वो पेशियों की बनी होती है। पेशियों मतलब मसल्स, और इसको हम अनैच्छिक पेशी बोलते हैं, जिसमें संकुचन अपने आप से होता है, हमारी इच्छा से संकुचन नहीं होता है। इसके बारे में मतलब जो पेशियां हैं उस वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ये जो पेशियां हैं वो लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं, मतलब एक रिदम के साथ उसमें संकुचन होता है, मतलब वो सिकुड़ती हैं, और विश्रांति मतलब फैलती हैं, ठीक है। तो ये जो लयबद्ध संकुचन है उसके बाद होने वाली विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिए कि जो हृदय का स्पंदन है वो जीवन के हर क्षण में होता रहता है। यदि आप अपने चेस्ट के बाईं ओर हाथ रखेंगे तो अपने हृदय के स्पंदन, मतलब हृदय के धड़कन को महसूस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो डॉक्टर्स है वो हृदय के स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो आप डायग्राम,
हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग करते हैं। तो जो डॉक्टर हैं वो किसी भी रोगी के यहाँ पर हार्ट के पास स्टेथोस्कोप का जो ये डायाफ्राम, ये जो चेस्ट पीस है, इसको चेस्ट पे लगाते हैं और यहाँ ये दोनों जो लीड है इसकी श्रोतिका कहलाती है, इसको अपने कान में लगाते हैं और हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयास करते हैं। तो ये जो स्टेथोस्कोप है उसका उपयोग हृदय के स्पंदन की ध्वनि को, मतलब उसका जो साउंड है उसको बढ़ाने के लिए, उसको आवर्धित करने की युक्ति के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो स्टेथोस्कोप है इसका ये चेस्ट पीस है, तो ये बहुत ही संवेदनशील होता है, मतलब इसको आप उंगली से भी टच करोगे तो ये सुनाई देता है उसको। तो इसके बीच में ये जो भाग है उसको डायाफ्राम बोला जाता है और दूसरे सिरे पर इसके श्रोतिका या ईयर पीस लगे होते हैं जो कि एक पतली नली के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो डॉक्टर हैं वो इस स्टेथोस्कोप को चेस्ट पीस को हृदय के पास रखकर ये जो कान में लीड है उसको लगाकर अपने हार्ट की ध्वनि का, मतलब उसको सुनने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी हृदय की जो गति है उसके बारे में उनको जानने में सहायता मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देखेंगे कि जो स्पंजों और हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो स्पंज है, मतलब एक कोश की जीव है, या जो हाइड्रा और स्पंज है उनमें परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं होता है। वो जल में रहते हैं और जल के द्वारा उनके शरीर में जो छिद्र होता है तो जल वहाँ से उनके शरीर में घुसता है और फिर उसके साथ जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको वो ग्रहण कर लेते हैं और उनके जो शरीर में छिद्र हैं उन्हीं के द्वारा ही ये उनके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। और जब जल उनके शरीर से बाहर निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको अपने साथ बाहर लेके जाता है। ठीक है, और उनके जो परिसंचरण के लिए उनमें रक्त, मतलब उनके में ब्लड नहीं पाया जाता। आपको पता है कि हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है ना, तो इसीलिए उनके परिसंचरण के लिए उनको ब्लड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, और जंतुओं के उत्सर्जन तंत्र के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, और अपने छोटे भाई बहन हैं उनको बिल्कुल बताइएगा इसके बारे में। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक और बात बता रही हूँ आपको कि हमारे जो रक्त परिसंचरण है उसकी खोज किसने की थी। तो आपने विलियम हार्वे का नाम सुना ही होगा। तो उन्होंने 1578 से 1657 ईस्वी में, मतलब जो कि ब्लड के परिसंचरण तंत्र की खोज की। ठीक है, तो ये क्या थे, ये एक चिकित्सक थे जो कि मतलब अंग्रेज थे वो, और एक चिकित्सक थे। तो उन दिनों में लोगों की मान्यता थी कि जो रक्त है, मतलब जो ब्लड है, वो हमारी वाहिनियों में, मतलब कैपिलरीज है उसमें दोलन करता है, मतलब घूमते रहता है, इधर उधर हिलते डुलते रहता है। तो इस मत के लिए, मतलब जो विलियम हार्वे हैं उनकी हंसी उड़ाई जाती थी कि आप क्या बोल रहे हो ऐसे करके, और उन्हें क्या बोला जाता था, परिसंचारी या सर्कुलेटर बोला जाता था। ठीक है, तो जो उनके अधिकांश रोगी थे उन्होंने उनसे उपचार करवाना बंद कर दिया, मतलब जो उनके पेशेंट थे वो उनके पास इलाज के लिए नहीं आते थे। ओके, और इस तरह से जो विलियम हार्वे है उन्होंने रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। उस टाइम पे उनकी, मतलब उनको कोई मान्यता नहीं मिल रही थी। ठीक है, फिर जब वो मृत्यु के आसपास थे तो उसी समय लोगों ने उनके जो विचार हैं उनको, और जो जीव विज्ञानी थे उनके मत के द्वारा उसको सत्यापित किया गया और इस तरह से उनकी जो मत है उसको मान्यता मिल गई। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 ईस्वी में रक्त के परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।